नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है, तो उसको हम प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से हम इसको जो सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, यानी यहाँ से कुछ भी नहीं छूटेगा। आप ये मान के चलो कि जितने भी वाणी में परीक्षा वाणी में चैप्टर वाइज जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सभी को हमने इसमें कवर किया है। तो अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको वाणी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हमने अब तक हमारे ये जो हमारा वाणी में उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा चल रहा है, यानी जो वाणी का चैप्टर नंबर 2 है, तो इसमें हमने इसके 2 भाग हैं। 2 भागों को हम पढ़ चुके हैं। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है राज्य प्रतीक, दूसरा है शासन प्रशासन और तीसरा है स्थानीय स्वायत्त शासन। तो इन तीनों भागों में से 2 भाग को हम पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा जो ये विधानसभा चुनाव हैं वो बचे हुए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में जो विधानसभा चुनाव हैं उनके बारे में तथा जो स्थानीय स्वायत्त प्रशासन है तो उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें अंतरिम विधानसभा की। तो अंतरिम विधानसभा इसकी व्यवस्था की गई थी यूपी पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत। इसमें कुल विधायक कितने थे? कुल विधायक थे 31, यानी 31 विधायक, और जिनमें से जब यूपी विधानसभा के 22 विधायक थे और यूपी विधान परिषद के 9 विधायक शामिल थे। अब एक का कार्यकाल खत्म हो जाता है एक सदस्य का विधानसभा के ठीक गठन से पहले। तो यानी जब अंतरिम विधानसभा का गठन होना होता है तो उससे ठीक पहले ही एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और कुल विधायकों की संख्या हो जाती है 30। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो अंतरिम विधानसभा का गठन किया जाता है, इन 3 विधायकों में से कौन कौन से किस किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसमें से जो 23 विधायक हैं वो भाजपा के, 3 सपा के और 2 बसपा के और 2 कांग्रेस के। तो यानी सबसे ज़्यादा विधायक थे भाजपा के, 23 भाजपा के थे और 3 सपा के और 2 बसपा के और 2 कांग्रेस के। तो ये अंतरिम विधानसभा का इन्हीं विधायकों में से गठन किया जाता है। तो अंतरिम सरकार फिर किसकी बनेगी? जिसके सबसे ज़्यादा विधायक होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाजपा के क्या है, 23 विधायक हैं। तो यहाँ पर इसलिए भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाई जाती है 9 नवंबर 2000 को, जैसे ही राज्य का गठन किया जाता है। तो इसमें जो प्रथम मुख्यमंत्री है तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं नित्यानंद स्वामी, और इसके प्रथम राज्यपाल रहते हैं सुरजीत सिंह बरनाला। यानी सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल हैं, जो प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद अंतरिम जो मंत्री परिषद है, यानी जब सरकार बन गई तो उसमें कैबिनेट मंत्री और मंत्री भी उसमें शामिल होंगे, यानी पूरी मंत्रिपरिषद शामिल होंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि 9 कैबिनेट मंत्री रहते हैं मुख्यमंत्री सहित, और 4 राज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं। और नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो इसमें नेता प्रतिपक्ष किसी को भी नहीं मिलता, यानी कोई भी नेता प्रतिपक्ष का नहीं बनता है। और नेता प्रतिपक्ष का मतलब यहाँ पर ये है कि यानी जो विपक्ष का एक ऐसा नेता जो उनका मुखिया हो, लीडर हो, जो पूरे विपक्ष का नेतृत्व करे तथा इसे जो कैबिनेट मंत्री है उसी के समान इसे सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बाद सपा विधायक जो मुन्ना सिंह चौहान द्वारा यूके जनवादी पार्टी का गठन किया जाता है, यानी जो सपा विधायक रहते हैं उनके द्वारा अपनी एक नई पार्टी का गठन किया जाता है, यूके जनवादी पार्टी का गठन। इसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री की हम बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी, जब नित्यानंद स्वामी त्यागपत्र देते हैं तो उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी को दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में बनाया जाता है, और ये बनते हैं 29 अक्टूबर 2001 से लेकर 2 मार्च 2002 तक, यानी जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। तो इनके जो सरकार में यानी दूसरे बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं, पहले हैं नित्यानंद स्वामी।
तो इनकी भी कैबिनेट सरकार में 9 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री रहते हैं। तो इनकी सरकार में कुल 9 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री शामिल होते हैं। इसके बाद जो अंतरिम विधानसभा बनी थी उसके अध्यक्ष प्रकाश पंत जी को चुना जाता है और इसका प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 से चला था। यानी जो अंतरिम विधानसभा है तो इसका जो प्रथम सत्र था वो 9 जनवरी 2001 से प्रारंभ हुआ। यहाँ पर केवल विधानसभा है तो इसीलिए ये विधानसभा के सदस्य हैं। इसके बाद जो चुनाव भी होंगे तो उसमें विधानसभा के लिए ही चुनाव होंगे क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। इसके बाद विधानमंडल में प्रथम विधानसभा चुनाव होते हैं 14 फरवरी 2002 को। यानी जब ये अंतरिम सरकार के बाद 2002 में परिस्थितियाँ सामान्य हो गई तब यहाँ पर चुनाव करवाए जाते हैं 14 फरवरी 2002 में। और इसमें मतदान प्रतिशत की बात करें तो 54.34 यानी 54.34 54.34% यहाँ पर मतदान होता है। और इसमें हम प्राप्त सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 36 सीटें, बीजेपी को 19, बसपा को 7, यूकेडी को 4, रांगपा को 1 और निर्दलीय 3 सीटें यहाँ पर जीतते हैं। इसमें निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस ज़्यादा सीटें लेके आती है तो मुख्यमंत्री उसी का बनेगा। तो सांसद नारायण दत्त तिवारी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है और ये पहले हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री भी है उत्तराखंड के। तो अब तक हम देखते हैं इससे पहले इलेक्शन नहीं हुए थे, नित्यानंद स्वामी बने, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री तो सांसद नारायण दत्त तिवारी हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछेगा कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है तो नित्यानंद स्वामी हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इनको 2 मार्च 2002 को ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और वर्तमान उसमें जब ये चुनाव मुख्यमंत्री बने तो ये उस समय सांसद थे। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। इसके लिए फिर रामनगर सीट से इन्हें उपचुनाव में ये जीतते हैं और तब फिर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं। तो इस विधानसभा में विजयी महिलाओं की बात करें कि कुल कितने महिलाएं विधानसभा की सदस्य थी तो इसमें 4 महिलाएं विधानसभा की सदस्य थी, 2 कांग्रेस की और 2 बीजेपी की। और इसमें विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रथम निर्वाचित जो सरकार है उसमें विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्य। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में यशपाल आर्य को विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है। अब इसके बाद दूसरी निर्वाचित विधानसभा की बात करें तो इसका जो चुनाव होता है वो होता है 21 फरवरी 2007 को। 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं 21 फरवरी 2007 को। इसमें 63.60% मतदान होता है यानी 63.60% मतदान होता है। और इसमें सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 20 सीटें, बीजेपी को 36 सीटें, बसपा को 8, यूकेडी को 3 और निर्दलीय को भी 3 सीटें प्राप्त होती हैं। इसमें महिलाओं की बात करें तो इसमें भी 4 महिलाएं निर्वाचित होती हैं और इसमें जो मुख्यमंत्री है वो भी नारायण दत्त तिवारी की तरह एक सांसद रहते हैं। उन्हें भुवन चंद्र खंडूड़ी को 8 मार्च 2007 को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और इसमें विधानसभा जो अध्यक्ष रहते हैं वो हरबंस कपूर रहते हैं। खंडूड़ी के इस्तीफे के बाद फिर रमेश पोखरियाल निशंक जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये 25 जून 2009 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं और खंडूड़ी सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी थे। निशंक फिर 2 वर्ष 2 माह 18 दिन तक अपने इस पद पर रहे और पुनः फिर खंडूड़ी को ही पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाता है 11 सितंबर 2011 से। और फिर 13 मार्च 2012 तक या जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं पुनः तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद तृतीय निर्वाचित विधानसभा। तो तृतीय निर्वाचित विधानसभा की बात करें तो जो इसका चुनाव होते हैं वो 30 जनवरी 2012 को होते हैं और इसमें जो मतदान प्रतिशत है वह 67.70 यानी 67.70% मतदान होता है। इसमें कांग्रेस को 32 सीटें, बीजेपी की को 31 सीटें, यूकेडी को 1, बसपा को 3 और निर्दलीयों को 3 सीटें प्राप्त होती हैं। निर्वाचित महिलाएं इसमें 5 महिलाएं निर्वाचित रहती हैं। दोनों में देखा था हमने 4-4 महिला निर्वाचित थी, इसमें एक बढ़ जाते हैं और
5 महिलाएं विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित होती हैं। इसमें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो गोविंद सिंह कुंजवाल जी बनते हैं और 7वें मुख्यमंत्री के लिए फिर सांसद विजय बहुगुणा को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ये 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक अपने पद पर रहते हैं। फिर राजनीति यहाँ पर हावी होती है। फिर उसके बाद बहुगुणा जी को इस्तीफा देना पड़ता है और 1 फरवरी 2014 को फिर उनके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं हरीश रावत जी। फिर 3 उपचुनाव के बाद मार्च 2015 तक कांग्रेस ने, उनके पास 32 सीटें थी, तो बहुमत के लिए 35+ सीटें होनी जरूरी हैं। तो 3 उपचुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस सरकार यानी हरीश रावत के नेतृत्व में जीत जाती हैं। तो 36 सीटें ये जीत जाती हैं और पूर्ण बहुमत के साथ मार्च 2015 तक जो कांग्रेस सरकार है वो शासन में आ जाती है। फिर इसके हरीश रावत के कार्यकाल के दौरान एक प्रमुख घटना ये घटी कि 27 मार्च से 11 मई 2016 तक 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उत्तराखंड में। और फिर उसके बाद पुनः हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं 12 मई 2016 से। तो ये प्रमुख घटना है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 27 मार्च से 11 मई 2016 तक और 46 दिन का ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके बाद फिर चौथी निर्वाचित विधानसभा का गठन होता है जिसका चुनाव होता है 15 फरवरी 2017 में। और इसमें मतदान की बात करें तो 65.64% इसमें क्या होता है, मतदान होता है। इसमें बीजेपी को बहुत बड़ा जनमत प्राप्त होता है यानी 57 सीटें प्राप्त होती है, कांग्रेस 11 और 2 निर्दलीय जो विधायक हैं उनको प्राप्त होते हैं। इसमें निर्वाचित महिलाओं की हम बात करें तो इसमें 6 महिलाएं विधानसभा सदस्य बनती हैं, विधानसभा के लिए निर्वाचित होती हैं। इसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को बनाया जाता है और उपाध्यक्ष बनाया जाता है अनसुईया प्रसाद मौखरी को। और इसके बाद 9वें मुख्यमंत्री बनते हैं त्रिवेंद्र रावत जी 18 मार्च 2017 को, यानी 18 मार्च 2017 को 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं त्रिवेंद्र रावत। उसके बाद फिर सत्ता परिवर्तित की जाती है और 10वें मुख्यमंत्री के लिए अल्पकाल के लिए तीरथ सिंह रावत को और उसके बाद 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को बनाया जाता है। और उसके बाद फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं। तो इस जो नए इलेक्शन हुए हैं उनको हम हमारे अलग वीडियो होंगी उसमें उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके बाद संसद में प्रतिनिधित्व की बात करें तो संसद में जो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व है यानी लोकसभा में यहाँ के 5 सीटें हैं और राज्यसभा की हमारे पास 3 सीटें हैं। लोकसभा में हमारे 5 सांसद बनते हैं और राज्यसभा में 3 सांसद। तो लोकसभा सीटों की बात करें तो अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार ये हमारी 5 सीटें हैं। अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार 5 सीटें हैं। और 2008 के परिसीमन के अनुसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 14 सीटें यहाँ पर विभाजित की गई हैं। इसके बाद आरक्षित सीट, 1 सीट अल्मोड़ा में आरक्षित है एससी जाति के लिए, यानी जो अनुसूचित जाति है उनके लिए सुरक्षित सीट रखी गई है अल्मोड़ा वाली। इसके बाद ये न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद फिर जो हमारा तीसरा प्रमुख जो सब टॉपिक था स्थानीय स्वायत्त शासन। तो स्थानीय शासन को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है, पंचायती राज प्रणाली और नगर निकाय प्रणाली। तो स्थानीय शासन को हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, पंचायती राज प्रणाली और नगर निकाय प्रणाली। स्थानीय शासन मतलब अपना खुद का शासन। तो पंचायती राज प्रणाली की बात करें तो पंचायती राज उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम पारित होता है 4 अप्रैल 2016। ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ये पूछी जा चुकी है। 4 अप्रैल 2016 को पंचायती राज अधिनियम उत्तराखंड में पारित किया जाता है। और यहाँ पर पंचायती राज जो व्यवस्था लागू है वो 15 अगस्त 1947 से है। उसके बाद त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई वो 1961 में की जाती है। 73वें संविधान संशोधन
में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है 1994 में भारत सरकार द्वारा। फिर 2002-3 में जब प्रथम निर्वाचित सरकार बनती है तो उसने जो ये पूर्व की व्यवस्थाएं जो चल रही होती हैं उनको बनाए रखा है। इसके बाद पंचायतों के संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य हेतु या अनुश्रवण हेतु पंचायती राज निदेशालय व जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। तो पंचायतों के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य हेतु पंचायती राज निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है 50%। पहले ये 33% था, उसके बाद 50% आरक्षण दिया गया। और जो ये विधेयक पारित किया गया 33% से बढ़ाकर 50% करने का, ये मार्च 2008 में किया गया। यानी खंडूरी सरकार में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया। राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जिनके सबसे प्रथम में आता है जिला पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और तीसरा है ग्राम पंचायत। तो ये 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है हमारे उत्तराखंड में। तो सबसे पहले जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके सबसे शीर्ष निकाय है जिला पंचायत, और इसके सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से 18 वर्ष से अधिक जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जो चयन है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जो जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं उनके ही द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुना जाता है, जिसको जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है। इसके बाद इसके जो पदेन सदस्यों की बात करें तो इसमें जो पदेन सदस्य होते हैं तो जिले के सभी प्रमुख क्या होते हैं, इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य, तो वो क्या होते हैं, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये बैठक में भाग ले सकते हैं, मत दे सकते हैं, लेकिन जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर ये मत नहीं दे सकते हैं। सामान्यतः मत किसी भी प्रस्ताव पर अपना मत दे सकते हैं। जो जिला पंचायत का सचिव होता है वो मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी भी कहलाता है, जिसे DPRO भी कहते हैं। इसके बाद जो जिला पंचायत है वह समितियों के माध्यम से अपने कार्यों को करती है, जिसमें 6 प्रकार की समितियों का गठन किया जाना होता है, जिसमें नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति और निर्माण कार्य समिति का गठन किया जाता है। ये जो उसके कार्य होते हैं उनको सुनियोजित तरीके से करने के लिए किया जाता है। इसका कार्य पर्यवेक्षणात्मक और समन्वयी कार्य भी करना होता है। इसके बाद दूसरे जो स्तर निकाय है वह है क्षेत्र पंचायत। यह क्या है, एक मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। यह मध्य स्तरीय एक निगमित निकाय है और इसके अध्यक्ष को प्रमुख और उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। जो इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष है ये भी अप्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं, यानी जो इसके सदस्य होते हैं क्षेत्र पंचायत के वही इनको चुनते हैं, और इसके सदस्यों की कुल संख्या 20 से 40 के बीच होती है। इसमें पदेन सदस्यों की बात करें तो ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा और विधानसभा सदस्य इसके क्या होते हैं, पदेन सदस्य हैं। वही इसमें अन्य बातें भी समान हैं कि जो उसके प्रस्ताव होते हैं उन पर बोल सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं, सामान्यतः मत दे सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के समय अपना मत नहीं दे सकते। इसके जो जिला पंचायत के सदस्य होता है वह इसमें अपना मत नहीं दे सकता, यानी जो जिला पंचायत सदस्य है उसमें या उसके जिला पंचायत सदस्य इसमें अपना मत नहीं दे सकते हैं क्षेत्र पंचायत में। इसके सचिव को BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। खंड विकास अधिकारी भी इसका जो मुख्य सचिव होता है। इसमें भी 6 उपरोक्त जो समितियां हैं, 6 प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है, उसके द्वारा इसके कार्यों को क्रियान्वयन किया जाता है। इसमें जिला पंचायत व ग्राम पंचायत के मध्य एक समन्वय का कार्य करता है, यानी जो क्षेत्र पंचायत है या जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य क्या है, एक कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, समन्वय बनाने का कार्य करता है। इसके बाद आखिरी स्तर पर है हमारी ग्राम पंचायत। यह क्या है, सबसे निचला स्तर है, सबसे निम्न का स्तर है,
और इसका गठन हेतु कम से कम 500 और यानी पहाड़ों में 500 और मैदानी क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए और अधिकतम 10,000 की जनसंख्या पे एक गांव का या ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 5 से 15 तक होनी चाहिए। 5 से 15 तक इसके जो सदस्य होते हैं। पंचायत अध्यक्ष कहलाता है प्रधान, यानी पंचायत का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, वो प्रधान कहलाता है। और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जो 18 वर्ष से अधिक ग्राम सभा के मतदाता हैं उनके द्वारा किया जाता है। यानी 18 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति हैं या जो सदस्य होते हैं वो प्रधान का चुनाव करते, अपने मुखिया को चुनते हैं। और प्रधान बनने हेतु जो आयु रहती है वह 21 वर्ष रहती है, यानी 21 वर्ष से अधिक अब क्या है जो ग्राम पंचायत के सदस्य और प्रधान बनने लायक आपकी योग्यताएं हो जाती हैं कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव की हम बात करें तो उसको लाने के लिए 1/5 सदस्य प्लस आधे से अधिक परिवार सहमत होने चाहिए। उसके बाद ही गांव के मुखिया के खिलाफ क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर इतने लोग उसको सपोर्ट करते हैं प्रस्ताव पर तो उसके बाद फिर मुखिया परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें हम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को समझेंगे कि इनमें क्या अंतर है। यानी ये है जो बाहर की लेयर है, ये है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा बड़ी होती है, कई जो छोटे छोटे समूह हैं, गाँव के समूह हैं, उससे मिलकर बनी होती है ग्राम सभा। और ग्राम सभा के अंदर से ही जो यानी उसके लोग हैं वह चुनते हैं ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायतों की जो सदस्यों की संख्या होती है 5 से 15, यानी 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यानी ग्राम सभा का ही एक भाग है ग्राम पंचायत, यानी एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो इसके बाद ग्राम सभा व नाम निर्धारित करने का अधिकार किसको है कि अगर ग्राम सभा का नाम परिवर्तन करना हो या कोई नया नाम रखना हो, नई ग्राम सभा का गठन करना हो, तो ये अधिकार सब होते हैं राज्य सरकार के पास। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वर्ष में न्यूनतम इसकी 2 आम बैठकें होनी जरूरी हैं और प्रधान द्वारा सामान्यतः इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगर अनुपस्थित हो तो उसका कोई प्रतिनिधि या उप प्रधान इसकी अध्यक्षता करता है। इसमें 6 प्रकार की समितियों का ही उपरोक्त जैसे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत में समितियां बनाने का प्रावधान है, तो इसमें भी 6 प्रकार की समितियों बनाने का प्रावधान है और उनके द्वारा ही ये कार्य करते हैं। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण समिति की जो सभापति रहती हैं, यानी शिक्षा व स्वास्थ्य व कल्याण समिति की जो सभापति होती हैं उनके अध्यक्ष में महिला का होना अनिवार्य है। यानी जो शिक्षा और स्वास्थ्य या कल्याण समिति है उसमें महिला अध्यक्ष होगी। इसके बाद न्याय पंचायतों का भी गठन किया जाता है और ये 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई करते हैं। 100 रुपये तक का ये जुर्माना लगा सकते हैं लेकिन जेल नहीं भेज सकते। ग्राम सभा के सभी अवलेख क्या होते हैं, ग्राम प्रधान यानी उसके मुखिया के पास होते हैं। और 2002-3 में जब प्रथम चरण में पंचायतों का गठन हुआ यहाँ पर उत्तराखंड में, तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो 2002-3 में इन्होंने 29 विषयों में से 14 विषय इन्होंने ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कर देते, यानी ग्राम पंचायतों को दे देते कि 14 विषयों पर आप कार्य कर सकते हैं। तो इसके बाद है दूसरा नगर निकाय प्रणाली। नगर निकाय प्रणाली की बात करें तो राज्य नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली का प्रारंभ कब होता है, 1916 में किया जाता है और 74वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। ये 1993 में ही दिया जाता है। यह भी त्रिस्तरीय है नगरीय स्वायत्त शासन व्यवस्था। इसमें सीट्स पर नगर निगम, उसके बाद नगर पालिका परिषद और फिर नगर पंचायत आती हैं। नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर इसका जो गठन किया जाता है उसके लिए पहाड़ में न्यूनतम 90,000 और मैदान में 1 लाख होने चाहिए। और नगर निगम की जो रचना है उसमें नगर प्रमुख, मेयर, डिप्टी मेयर और सभासद या पार्षदों से मिलकर बनता है। जो ये नगर प्रमुख है, मेयर है, उसका नाम अब महापौर हो गया है। जो चुनाव है
वो मेयर और सभासद का चुनाव यानी जो महापौर है और उसके जो सदस्य है उनका चुनाव प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, यानी 18+ के जो व्यक्ति होते हैं वो उसका चुनाव करते हैं। लेकिन जो डिप्टी मेयर होता है यानी उपाध्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष रीति से उसके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वर्तमान में 9 नगर निगम हैं: देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार और श्रीनगर। तो ये प्रमुख नगर निगम हैं। इसके बाद नगर पालिका परिषदों की बात करें, जो दूसरा इसका निकाय है, तो नगर पालिका परिषद का गठन पहाड़ में 50,000 से 90,000 के बीच किया जाता है और मैदान में 50,000 से 1 लाख के बीच इसकी संख्या होनी चाहिए। तो रचना, इसमें पालिका अध्यक्ष और सभासद मिलकर नगर पालिका परिषद की रचना करते हैं, जिनका चुनाव 5 वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और वर्तमान में कुल नगर पालिका परिषदों की बात करें तो 41 नगर पालिका परिषदें वर्तमान में मौजूद हैं। इसके बाद नगर पंचायतों की बात करें तो इसका गठन नगर या कस्बों में 5 से 50,000 के बीच जनसंख्या में से किया जाता है और इसकी जो रचना है इसमें पंचायत अध्यक्ष व सभासद होते हैं और इसका चुनाव भी प्रत्यक्ष रीति से और 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वर्तमान में कुल 43 यानी 43 नगर पंचायतें हैं और 3 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं, जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री शामिल हैं। ये क्या है? ये तीनों मनोनीत पंचायतें हैं, यानी ये तीनों में चुनाव नहीं होते हैं, 40 में चुनाव होते हैं। तो ये था हमारा उत्तराखंड का जो दूसरा चैप्टर, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। तो उसके साथ ही ये आज की वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।